हाँ, तो अपना जो है जीओसी के अंदर टॉपिक क्या चल रहा था, हम बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म की। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि कितने स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की। इंडक्टिव इफेक्ट को समझाने के बाद मैंने आपको उसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर बात कर रहा था। हमारा डिस्कशन जो चल रहा था वो चल रहा था उसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। मैंने 2 से 3 एप्लीकेशन उसके करवा भी दिए थे आप लोगों को। आज अपना जो एक एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। आई बस भाई इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या क्या सोल्व कर सकते हो, किस चीज में वो काम आता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे लिए यूज क्या है यहां पर, इसको आपको समझना होगा। ऑर्गेनिक के अंदर आपको हर चीज, हर वो पॉइंट पता होने चाहिए जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नीड है जिनकी। फिजिकल या इनऑर्गेनिक के अंदर आप यदि किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जरूर नहीं, जैसे इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो तो किसी ने यदि इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा है तो उसको ऐसा नहीं होगा कि केमिकल काइनेटिक नहीं आएगी। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर हर कनेक्टिविटी ऐड होती चलती है। जैसे यदि आपने रिडक्शन पढ़ रखा है तो रिडक्शन किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा और क्वेश्चन आपको क्या है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हो और बीच में ऑक्सीडेशन आ गया या रिडक्शन आ गया, तो वो पोर्शन आप उस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता है। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन की अप्रोच को तभी बता पाओगे, जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और अपन वो पूछ रहा है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, ये सारी चीज़ें आप तभी बता पाओगे जब आपको ये पता हो कि यहाँ पर अप्रोच क्या लग रही है। उस अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन नेक्स्ट चलते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, और वो सोल्व किससे कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। टॉपिक मेंशन कीजिए एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड टॉपिक मेंशन कीजिए। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। आई बात समझ। अब आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी। हमें पता है किसी की भी एसिडिटी या बेसिसिटी बताने के लिए आपको उसकी एक्सपेरिमेंट चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन क्या मैं स्टडी करते वक्त किसी एक्सपेरिमेंट पे पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या मैं उसका पीएच वैल्यू बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। भाई एसिडिक या बेसिक जो नेचर होती है आप उसकी पीएच चेक करते हो, लेकिन कितनी में पीएच वैल्यू, हर किसी की पीएच वैल्यू थोड़ी याद करने बैठूंगा। तो कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, कोई थ्योरेटिकल क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना अपने पास में, जिससे मैं ये बता पाऊं कि ये कितना एसिडिक, मतलब कौन कितना ज्यादा एसिडिक है। ये एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का यदि मुझे पीएच वैल्यू यदि पता हो तो हम उस पीएच वैल्यू के बिहाफ पे हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी तो हमारे पास में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो उन्हीं चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं ये कह दूं कि एसिडिटी का मतलब है ही क्या कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस या नो? और ये हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में सपोज करना, भैया मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं कि कोई भी इंसान यदि अपनी लाइफ में मूव कर रहा है तो उसकी एक टेंडेंसी होगी वो उस तरफ जाने की और कोशिश करेगा, ट्राई करेगा जहां पर उसको स्टेबिलिटी मिलती हो। भाई आपको पता है कि मुझे ये करने से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो उधर क्यों जाना चाहेगा?
तो मस्ट है कि जहां स्टेबिलिटी आ रही है वो उस तरफ मूव होगा। इसके पीछे मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको और दूसरी, कि मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और उन्होंने आपको बोला कि भैया मुझे कुछ काम है मार्केट में, आपको मुझे साथ चलना है। दोस्त है, उसने सोचा मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या बेनिफिट है। उसने मना कर दिया उसको कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब उसी दोस्त ने सपोज दैट लैंग्वेज ये चूज की होती कि अपने को मार्केट चलना है और तू मेरा ये काम करवा दे, आते में मैं तुझे मूवी दिखवा दूंगा। ऐसा मतलब हम मूवी देख के आएंगे। दोस्त को लालच आया, उसको स्टेबिलिटी मिली कि भाई जाऊंगा तो मेरे को वो मूवी दिखा रहा है, तो फट से तैयार हो गया। वही केस यहाँ पर होगा कि मान लीजिए कोई हाइड्रोजन आसानी से क्यों निकलना चाहेगा, वो आसानी से इसलिए निकलना चाहेगा क्योंकि उसके पास में जो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है वो स्टेबल किसका ज़्यादा होगा, वो उतनी ही आसानी से अपने हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यही है। तो इसके बिहाफ पे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना कि जो तुम्हारे पास में एसिडिटी है, जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आप जो चेक करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -r, अभी पढ़ा देंगे, ये -h ये भी पढ़ाएंगे, और -i ये तो पढ़ा ही दिया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +r +h और +i। जब तक ये नहीं पढ़ाते तब तक इनको मेंशन तो करके चलो आप लोग। ये कॉन्सेप्ट है भैया यहाँ पर, ये से नो बिल्कुल मान के चले कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको बनाइए आप। अब मान लीजिए इसके बिहाफ पे आपको पीएच वगैरह के लिए भी पूछे, तो तुम्हारे को एसिडिटी जब यहाँ निकल के आ रही है तो मैं कहूँगा कि जो एसिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, पीएच के। पीएच के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर जो इसकी के वैल्यू आती है तुम्हारे पास में, ठीक है ना, के का मतलब क्या है, मतलब एसिडिटी कांस्टेंट है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के ए। ये वैल्यू भी पूछते हैं कई बार कि इसका पी के ए का ऑर्डर क्या होगा। अब आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, नेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो के है, कोई भी जो कंपाउंड होगा उसकी के वैल्यू पूछ लिया, तो आपको एसिडिटी जब पता है तो उस के को भी आप सोल्व कर सकते हो। ये भी फंडा आपको पता होना चाहिए, यस या नो। दूसरा फंडा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिटी यदि यहाँ पर किसी बेस के सेंस में बात करें तो एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, के बी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के बी के। तो आप ये देख लेना उसने हमसे पूछा क्या है। आई बात समझ में? एक बार ये बनाइए। आप लोगों को ये समझना होगा जो क्लासेस चल रही है इस मंच से, इस मंच की यही खास बात ये है कि यहाँ पर जब आप मूव कर रहे हो ग्रेजुएशन से किसके अंदर, पीजी के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आप जब आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक कड़ी है जिसको मिलाने का काम कर रहे हैं। ये जो क्लासें हो रही है वो उस कड़ी को जोड़ने का काम कर रही है, उसको एडिशन करने का काम कर रही है। आपके सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया होगा, जो उसका बेसिक होगा, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। यदि ये नहीं आएगा तो आपको अपने सब्जेक्ट को डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे बात समझ में? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तभी ही आप केमिस्ट्री में डील कर पाओगे। और उसको डील करने के लिए
इन चीज़ों की ज़रूरत है जिनको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, नोट डाउन करना होगा और इनको लर्न करना होगा। तो एक बार तो इसको बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा मेरे हिसाब से। बना लिया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए भैया, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको भी चीज़ें समझ में आएगी फिर कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उनका लॉजिकल है क्या। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। क्वेश्चन है, मेंशन करना, अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, इनको एसिडिटी के ऑर्डर में क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अब देखिए भाई, एसिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पर। मान लीजिए ये ए और एच है, एसिडिटी का मतलब ये ए माइनस बना, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। मुझे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। यदि इसकी स्टेबिलिटी तुमने चेक कर ली तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ये बात मैंने आपको समझाई है। तो चलो भाई चेक करते हैं इस चीज़ को। अब मैंने आपको समझाया था, देखो हर चीज़ आपको समझ में आएगी लॉजिकल, कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है NO2, यहाँ से भी हाइड्रोजन जब आपने निकाला, यहाँ पर मेंशन है Cn, यहाँ पर मेंशन है F, यहाँ पर मेंशन है Cl। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताना कि आप लोगों को पता है कि इस NO2 का, Cn का, F का, Cl का, इनका सबका क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अब आप मुझे बताओ कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि NO2 का क्या लगता है, -I लगता है।
इस CN का भी क्या लगता है, -I लगता है। इस F का भी क्या लगता है, -I लगता है। और इस Cl का भी क्या लगता है, -I लगता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर दे दीजिए और ये 4 नंबर दे दीजिए। अब सेकंड बात ये बताइए, क्या ये कहा गया है क्या कि जो तुम्हारे पास में नेगेटिव चार्ज होता है उसको स्टेबल कौन करेगा, नेगेटिव वाला ही करेगा। अब आप यहाँ पे ये देख के भी बताइए कि जो नेगेटिव जो -I है वो किसका ज़्यादा होता है। तो आप याद करोगे, देखो उस सीरीज को, उस जो तुम्हारे पास में ऑर्डर था, उस ऑर्डर में आप देखिए क्या था। सबसे पहले तुम्हारे पास में OF2 था, OR2 था, OH2 था, NF3 था, NR3 था, NH3 था, NO2 था, CN था, CHO था, COR था, COOH था, FClBr था। तो वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो सबसे ज़्यादा किसका लग रहा था, NO2 का लग रहा था, फिर CN का लग रहा था, फिर F, फिर CN, यही तो था। तो यहाँ पर हम बात करें कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो था, इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या है, वो तो है 1 2 3 और ये क्या भैया 4, यही तो ऑर्डर है। तो उसने पूछा इसकी एसिडिटी का ऑर्डर, तो इसकी एसिडिटी का ऑर्डर भी क्या होगा, वही तो होगा, क्योंकि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो वही तो ऑर्डर होगा 1 2 3 और ये क्या भैया 4। ये बात समझ में आई क्या? यदि ये बात गले उतर रही है तो इस क्वेश्चन को बना लीजिए। बना लिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और देखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of PKB, in decreasing order of PKB। तो आप लोगों को पता है कि ये जो PKB है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भी, या PKB के। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वही PKB का ऑर्डर होगा। पर क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसको देखिए वो क्या है।
या ये मत लगाइए, एक बार इनको ऊपर बाद में चर्चा कर लेंगे। अब आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है वो इसकी कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे। सारे एक्स जो प्रेजेंट है वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट लगेगा वो इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। आई बात समझ में? रेजोनेंस वगैरह नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रेजोनेंस वर्क करता है ऑर्थो और किसके ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर। ये तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। धीरे धीरे ये बातें समझ में आएगी। तो मान लीजिए कि इसकी पीकेबी का यदि उसने ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले तो मुझे उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना होगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे ये करना होगा कि यहाँ से उसने हाइड्रोजन निकाला तो CW-, यहाँ पर ये है क्या, F। CW-, यहाँ पर है Cl। अब जब इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो आप तो ये सोचो, इस फ्लोरीन का क्या लगता है, -I। क्लोरीन का क्या लगता है, -I। ब्रोमीन का क्या लगता है, -I। और आयोडीन का क्या लगता है, -I। यस या नो? इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो वही, ये कितना नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये क्या भैया, 4 नंबर। स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडक्टिव जो इफेक्ट होगा वो किसका है, इस फ्लोरीन का। ये फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। यदि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज उतना ही कम होगा, और जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन है, 1 नंबर, फिर कौन भी, 2, फिर 3, और फिर ये क्या, 4। एसिडिटी, और तुम्हें पता है एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, पीकेबी। तो एसिडिटी और क्या है, जो पीकेबी का ऑर्डर है वो क्या होगा, जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो एसिडिटी का, वो पीकेबी का। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये एसिडिटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बना लीजिए एक बार इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। बनाओ एक बार इसको। बना लिया भाई। नेक्स्ट देखिए इसकी एप्लीकेशन में और एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, जिससे तुम्हारे पास में क्लियरिटी आएगी हर चीज़ में। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट नया क्वेश्चन मेंशन कीजिए।
एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन सारे ऑर्डर ही देख लेंगे, ठीक है ना, उससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी बनेगा आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे पास में है HCOOH, ठीक है, CH3COOH, HCOO माइनस, CH3COO माइनस, ये क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर इसको ये 1 2 3 ऐसे मेंशन कर लीजिए आप लोग। उसने क्वेश्चन भी एक बार मेंशन कर लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their acidity। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक लाइन लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, conjugate acid is more acidic, conjugate acid is more acidic than the conjugate base, conjugate acid is more acidic than the conjugate base। Conjugate acid is more acidic than the conjugate base, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व होएगा, conjugate acid is more acidic than the conjugate base, ये क्या है, conjugate acid है। तो conjugate acid is more acidic than the conjugate base, ये दोनों क्या है, conjugate base है। स्टेटमेंट क्या है, conjugate acid is more acidic than the conjugate base, तो ये ज़्यादा एसिडिक होंगे, आई बात 1 और 2 ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब इनके अंदर अपन बात करें, इन दोनों के अंदर बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन निकालने के बाद में इसका ये बना, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकालने के बाद में ये बना, यही तो बना। इसका जो लगेगा, इसका लगता है +H, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और इसका भी क्या लगता है +H, ये सॉरी +I। इफेक्ट क्या लगेगा, इसका +I और इसका भी क्या लगेगा +I। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि जो तुम्हारे पास में +I इफेक्ट लग रहा है, कि हमें पता है इसमें ये जो नेगेटिव है वो +I की वजह से क्या होगा, स्टेबल कम होगा, क्योंकि प्लस वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे, हमेशा प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब डोनेशन जब करेंगे तो नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और हमने बोला है कि कोई भी जो चार्ज है वो न्यूट्रल फॉर्म में जब तक नहीं आएगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसको न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास में ग्रुप कौन से लगने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन लग क्या रही है यहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप, और रिलीजिंग में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलीजिंग ग्रुप कौन किसका है, CH3 का। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी की बात करूँ कि कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा एसिडिक, लेकिन यहाँ पर जो मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो तुम्हारे पास में इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो वो चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि उनमें भी सेम है, कि ये वाला होगा फिर इसमें और फिर वो वाला होगा। तो स्टेबिलिटी का आपको समझ में आ गई है बात कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यदि ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि मैं यदि इनकी स्टेबिलिटी को ऑर्डर में अरेंज करूँ, इसको स्टेबिलिटी, यदि हम इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें पता है 1 और फिर 2, आई बात समझ में। फिर आएगा इसी के अरेंज में कौन सा भी 3 और फिर क्या
4। तो एसिडिटी की बात करूँ, एसिडिटी की बात करें अपन तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये क्या भाई 4। इससे आप पी के है पी के बी वैल्यू सारी कुछ निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों को लॉजिकल बात आपको समझ में आ गई हो तो बना लीजिए भैया इसको, इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा ये। और चले अपन इसके एप्लीकेशन पार्ट में, देखिए भी क्वेश्चन यही रखना, मतलब जो स्टेटमेंट है वो यही रखना, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर लूँगा बस, मतलब जो एग्जाम्पल होगा वो चेंज कर लूँगा यहाँ। एसिडिटी का इसने ऑर्डर पूछा है। अब आप देखिए यहाँ पर वेरिएशन क्या आ रहा है, कहाँ पे डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है, कहाँ नंबर का वेरिएशन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर पाओगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल मेंशन कीजिए, डीएनपी रूल, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनपी रूल, डीएनपी का मतलब क्या है? डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। और इस रूल का स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, इफ ऑल द थ्री फैक्टर works at the same time, then distance is dominant. Distance is dominant. Our number and number is dominant over power.
इस रूल का ये कहना है, ये स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इफ ऑल द थ्री फैक्टर वर्क्स एट द सेम टाइम देन डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर। नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं, डिस्टेंस का आप चीज़ देखिए, और आप क्या पता करोगे कि यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो सब में नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर इस Cl का क्या लग रहा है, माइनस आई। तो आप समझ सकते हो कि माइनस आई कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। इस NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई, इसका भी माइनस आई लग रहा है। यहाँ पर इनका जो लग रहा है Cl का, इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई। यहाँ पर जो फ्लोरीन और फ्लोरीन है, इनका भी क्या लगेगा, माइनस आई और माइनस आई। और एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि पहले उसका इफेक्ट लगेगा, डिस्टेंस माइनस आई लग रहा है तो यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक है। डिस्टेंस इज डोमिनेंट, डिस्टेंस इज डोमिनेंट और नंबर इज डोमिनेंट और पावर, फिर नंबर डोमिनेंट हो जाएंगे। अब नंबर यहाँ पे देखो, दोनों को यदि मैं देखो तो दोनों में सेम नंबर है, तो फिर क्या देखेंगे कि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एक नंबर, फिर क्या हो जाएगा दो नंबर, और फिर अपने आप ही बच गया तीन नंबर। तो ये लीजिए भैया, ये इसका ऑर्डर होता है, आराम से एक बार इसको बना लीजिए। बना लिया होगा। तो इसी के साथ में आपके पास में क्या हुआ, ये एसिडिटी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी कंपाउंड की आप एसिडिटी को डील कैसे करोगे, यस है ना। इसके बाद में आपको एक ऑर्डर है उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाएगी, आई बात समझ में। लेकिन उन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा उसको याद करके रखना, बड़े काम का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये भी ध्यान रखना भैया, एक कार्बन का है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फिर जो एसिडिक होता है वो कौन कौन होता है, वो होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। फिर है तुम्हारे पास में CH3COOH, ये दो कार्बन है इसलिए इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एसिटिक एसिड।
फिर जो है तुम्हारे पास में एसिडिटी होगी किसकी, फिनोल की। यदि बेंजीन पे OH जुड़ा हुआ हो तो इसे बोलते हैं फिनोल, इसे क्या बोला जाएगा, फिनोल। अरे बस सुन, फिर जो एसिडिटी होगी वो किसकी होगी, CH3OH की, इसे बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। फिर जो तुम्हारे पास में एसिडिटी होती है वो किसकी होती है, H2O की। ये इसको सब जानते हो, इसे क्या बोला जाता है, वाटर। और फिर जो एसिडिटी होगी, वो किसकी होगी, ROH की। यानी कि कोई भी जो मेथेनॉल तो ये आ ही गया, मेथेनॉल के बाद में H2 बीच में, फिर ये ROH क्या है, एल्कोहल होता ही है। तो एक एसिडिटी का ऑर्डर है, इसको आप बना लीजिए, इसको हमेशा याद रखना भी। बॉक्स में बंद कर दीजिए इसको। बना लिया होगा यहाँ तक का, यस या नो। और इसी के साथ में ये एसिडिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन मेंशन करेंगे बेसिसिटी, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। मेंशन कीजिए बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड आए बात समझ। इस बेसिक नेचर के ऊपर अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी, है क्या बेसिसिटी। तो समझना कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास में कोई बेस है और बेस को मैंने मान रखा है बी, और इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे। यानी कि जैसे ये H+ है, हाइड्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आई बात समझ। इस प्लस का मतलब समझना कि ये इससे रिएक्शन हो रही है, H+ कहीं तुम फिर समझो, ये हाइड्रोजन प्लस है, ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको डोनेट कर दे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ये क्या हो गया, BH। आई बात समझ। तो ये जो है ये B, ये कौन है, बेस है। ये एक बार आप बना लेना। तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि जो बेसिसिटी होगी, बेसिक जो होगा, तो ये तो क्या है, ये बेस है, लेकिन ये क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड बनाना, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, यस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास में बेसिसिटी है, कि जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या भैया? प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आर माइनस एच एंड माइनस आई। यस है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि बेसिसिटी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड, ये हो सकता है। क्या मेंशन कर सकते हैं अपन? यहाँ पर मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। और यहाँ पर एक रूल और बन सकता है कि जो बेसिसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? के ए के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? पी के ए के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? के बी के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पी के बी के। ये बना लीजिए दोनों खंडे। बना लिया। अब यहाँ से अपन देखेंगे बेसिसिटी। तो देखेंगे सबसे पहले बेसिसिटी ऑफ एमीन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिसिटी ऑफ एमीन, अब ये जो एमीन है वो भी क्या है? या तो एलिफेटिक हो सकती है या एरोमेटिक हो सकती है। यानी कि जो एमीन है वो हो सकती है एलिफेटिक हो, और वो हो सकती है एरोमेटिक हो। आई बात समझ? एलिफेटिक होगा तो यहाँ पर जो ये आर होगा वो एलिफेटिक ग्रुप ही होगा, और यहाँ पर एरोमेटिक क्या होगी कि इस एरोमेटिक का मतलब ये बेंजीन जो NH2 है वो किससे जुड़ा हुआ होगा? बेंजीन से। एक बार ये बनाइए। बना लिया। अब लिखिए बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन।
बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन। जो एलिफेटिक एमीन है वो क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि टाइप्स ऑफ एमीन भी तो आपको पता होना चाहिए। तुम्हारे पास में मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 डिग्री एमीन क्या है, तो RnH2 ये जो है इसे बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। आई बात समझ? RnHR ये है तुम्हारे लिए 2 डिग्री एमीन। और RnR और R हाइड्रोजन बिल्कुल भी ना हो इसके पास में, ये है 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और क्या भाई 3 डिग्री एमीन। बात समझ में आई? अब यहाँ पर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूँगा तो ध्यान देना, ये जो बेसिसिटी की बात होगी यहाँ पर मेंशन कर लेना, NH3 भी, ये भी अमोनिया ये भी है। यदि इसकी बात करें तो ये देखना कि ये बेसिसिटी का ऑर्डर है वो पूछा किसके अंदर जा रहा है। आई बात समझ? क्या वो गैसियस फेज में पूछ रहा है, क्या वो गैसियस फेज में पूछ रहा है, या वो वेपर फेज में पूछ रहा है? क्या वो गैसियस फेज में पूछ रहा है, क्या वो वेपर फेज में पूछ रहा है, क्या वो तुम्हें नॉन एक्वस सॉल्वेंट में पूछ रहा है? आई बात समझ? गैसियस फेज में आपसे पूछा जा रहा है, वेपर फेज में पूछा जा रहा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर पूछा जा रहा है। अरे बात समझ? तो यदि ये टर्म्स वो यूज कर रहा है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर क्या है NH3। ऐसा क्यों हुआ अभी समझा दूंगा। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और क्या है NH3। यस या नो? लेकिन वो देखना कि तुमसे यदि ऑर्डर पूछ रहा है किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये पूछ रहा है ऑर्डर, तो क्या होगा तुम्हारे पास में 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और फिर NH3। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और फिर क्या भैया NH3। ये ऑर्डर होगा। ऐसा क्यों होगा इसको मैं आपको समझाता हूँ पूरा ब्रीफ के अंदर। एक बार तो इसको बना लीजिए, और ऐसा क्यों है क्यों नहीं है सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा अभी आपके सामने। आगे बात समझ, हर चीज़ को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, बना लिया होगा। तो अब यहाँ पर मेंशन कीजिए बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन इन गैसियस फेज। अब ध्यान देना, चाहे वो गैसियस फेज बोल दे चाहे वो वेपर फेज बोल दे, वैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोल दे। आई बात सुन में? तो मेंशन कीजिए बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। और यहाँ पे लिखना बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन इन वेपर फेज, in vapor phase controlled by inductive effect, controlled by inductive effect, controlled by inductive effect।
कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देखिए यहाँ है R NH2 R2NH R3N और ये है NH3। बेसिसिटी का मतलब है क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए तो ये क्या बन गया RNH3 पॉजिटिव, RNH2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन जब आप इसको दे रहे हो तो यही तो बनेगा। NH पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। आप इस R का क्या लगाओगे भाई, ये जो R है समझना, इसका लग रहा है यहाँ पर क्या भैया प्लस I, यहाँ पर भी क्या लग रहा है प्लस I। इनके भी क्या लग रहे हैं प्लस I। आई बात समझ में, हाइड्रोजन का प्लस I लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। अब आपको ये भी पता है कि जितना ज़्यादा प्लस I होगा वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा प्लस I होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा कम होगा। तो हमें पता है कि 3 डिग्री एमीन में ज़्यादा क्या है प्लस I है, तो यहाँ होगा 3 डिग्री एमीन ऑर्डर में, फिर क्या होगा 2 डिग्री एमीन, फिर होगा 1 डिग्री एमीन और फिर होगा NH3। यही तो ऑर्डर आना चाहिए। तो लॉजिकल मैंने आपको समझा दिया है कि इसके अंदर वेपर फेज के अंदर, तो एक बार इसको तो बना दीजिए, फिर देखते हैं लिक्विड फेज के अंदर। नेक्स्ट मेंशन करना बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन इन लिक्विड फेज। बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में ऑर्डर आपको पता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा क्यों। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज is controlled by 3 factor, is controlled by 3 factor, is controlled by 3 factor। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है सॉल्वेशन एनर्जी, ये सॉरी फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है स्टेरिक इफेक्ट और थर्ड है सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मेंशन कर लीजिए आप तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर